हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू उपन्यास मनु भंडारी द्वारा रचित महाभोज। आई होप दोस्तों यह उपन्यास आप लोगों के भीतर से झंझोड़ने वाले उपन्यास में से एक है और इनके लेखक के नाम तो मैंने बता ही दिया। तो हम लोग इस नाटक के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष जो है 2022 में हुआ था और इनका प्रकाशन करवाए थे राधा कृष्ण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ है ये वाला उपन्यास। इसके बाद ये भंडारी जी का महाभोज उपन्यास इस धारणा को तोड़ता है कि महिला या तो घर परिवार के बारे में लिखती है या अपनी भावनाओं की दुनिया में ही जीती मरती है। महाभोज विद्रोह का राजनीतिक उपन्यास है। जनतंत्र में साधारण जन की जगह कहाँ है? राजनीतिक और नौकरशाही के सूत्रधारों के सारे ताने बाने इस तरह उलझा दिया है कि वह जनता को फंसाने और घोटाने के जाल बनकर रह गया है। इस जाल की हर कड़ी महाभोज के दो साहब की उंगलियों के इशारा पर सिमटती और कहती है। हर सूत्र के वे कुशल संचारक हैं। उसकी सरपस्ती में राजनीतिक के खोटे सिक्के समाज चला रहे हैं। खरे सिक्के एक तरफ फेंक दिए जा रहे हैं। महाभोज एक और तंत्र के सिरंजे की दूसरी ओर जन की नियति का दीर्घ और दरुण कथा है। अनेक देसी विदेशी भाषाओं में इस महत्वपूर्ण उपन्यास का अनुवाद हुए हैं और महाभोज नाटक तो दर्जनों भाषाओं और सैकड़ों बार मानचित्र होता रहा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली द्वारा मानचित्र महाभोज नाटक राष्ट्रीय नाटक मंडल की गौरवशाली प्रस्तुत और अविस्मरणीय है। हिंदी का सहज पाठन के लिए अनिवार्य उपन्यास है महाभोज। चलिए बिना लेट के हुए हम लोग उपन्यास की ओर चलते हैं और सच में बारीकी से विस्तार पूर्वक देखते हैं इस उपन्यास में क्या क्या चीज़ है, प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के सामने। तो चलिए। लावारिस लाश को गीत नोच नोच कर खा जाते हैं पर बिसरेसर लावारिस नहीं। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी मिली। शायद इसीलिए लावारिस लाश की ख्याल आ गया, वरना उसके तो माँ भी है, बाप भी, गरीब भी हो, पर है तो विश्वास नहीं होता कि वह मरा हुआ पड़ा है। लगता है जैसे चलते चलते थक गया हो और आराम करने के लिए लेट गया हो। मरे आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला। बस एक सांस की डोरी वह टूटी और आदमी गया। देखते देखते सारा गांव जमा हो गया। गांव सरोहा शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 मील, लेकिन कुछ सालों पहले तक यही दूरी बहुत ज़्यादा थी। इतनी कि गांव में जो कुछ भी घटता गांव से ही होकर रह जाता। शहर उससे एकदम बेअसर रहता, बेअसर और अछूता। पर अब यह दूरी एकदम सिमट गई और यही कारण है कि आज गांव में जो कुछ भी घटता है उसको लेकर अच्छे खासे पैमाने पर हलबली शहर में ही मस्ती है। महीनों भर पहले की तरह तो बात है। गांव की सरहद से जरा हटकर जो हरिजन टोला है वहाँ कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी थी आदमियों सहित। दूसरे दिन लोगों ने देखा तो झोपड़ियाँ राख में बदल चुकी थी और आदमी कबाब में। लोग दौड़े दौड़े थाने पहुँचे, पर थानेदार साहब उस दिन छुट्टी पर थे और जो दो लोग वहाँ ड्यूटी पर थे उन्होंने यह कहकर बात टाल दी कि थानेदार साहब के आने पर ही मौके पर आएंगे और तहकीकात होगी। उसके बाद पता नहीं गाँव वाले को कौन सा जहरीला सांप सूंघ गया कि सबने मुंह सिल गए। बस सबकी सांसों के साथ निकला हुआ एक गुस्सा, एक नफरत भरी तनाव बनकर हवा में यहाँ से वहाँ तक सनसनाता रहा। लेकिन जैसे ही खबर शहर में पहुँची, वहाँ से मंत्रियों, नेताओं और अखबार निवासियों की गाड़ियाँ की तांता लग गया। आग से उठने वाले धुएं के बादल तो एक ही दिन में छट गए, पर शहरी गाड़ियों में उड़ने वाली धूल के बादल कई दिन तक मंडराते रहे। नेताओं ने गीली आंखों और रूंधे हुए गले से क्षोभ प्रकट किया और बड़े बड़े आश्वासन दिए। अखबार नवीस आए और तानातन उस राख का ढेर की भी फोटो खींच कर ले गए। दूसरे दिन अखबार में छपकर घर घर पहुंचा दिया। इस घटना का सचित्र ब्यौरा किसी ने सवेरे खुमारी में अंगड़ाई लेते हुए
तो किसी चाय की चुस्की के साथ पड़ा देखा। देखते ही चेहरे पर विवाद का गहरा छाया पुत गई। चाय की चूट भी कड़वा हो गया था शायद। इस ढेर सारी सहानुभूति और दुख में लिपट कर निकला, ओह हॉरिबल, सिंपली इनह्यूमन। कब तक यह सब और चलता रहेगा? त और पन्ना पलट गया। थोड़ी देर बाद गांव वालों की जिंदगानियों की ही तरह अखबार भी रद्दी के ढेर में जा पड़ा। पर बात इतने में ही ख़त्म नहीं हुई। इस दर्दनाक हादसे के विरोधी दल के नेताओं के हृदय तो चकनाचूर हो ही गए। विधानसभा में उसके फटे गले से निकली चीख पुकार वास्तव में उसके फटे हृदय में अनुगूंज ही थी, जिसके सारे शहद में धरती फाड़ हंगामा मचा दिया। मंत्रियों ने आत्मग्लानि में डूबकर रूंधे गले से खेद प्रकट किया और भविष्य के लिए आश्वासन दिए। उधर सत्तारूढ़ दल के असंतुष्ट विधायक अलग बिलबिलाने लगे। ऐसी अमानुषिक घटना, पार्टी के माथे इतना बड़ा कलंक। अब तो मुख्यमंत्री भी त्यागपत्र देकर ही इस पाप को प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि अब तक वे असली मुजरिम का पता लगवाकर सजा नहीं दिलवा देते, उनकी आत्मा बोझ मुक्त नहीं होगी। और पता तो संता पर ही बैठकर ही लगवाना जा सकता है। क्या करते हुए आत्मा के आगे मजबूर थे और उन्होंने सारा मामला गहरी जांच पड़ताल के लिए बड़े अफसरों के हाथ में सौंप दिया। बड़े अफसरों ने अपना बड़प्पन और मुस्तिंदे दिखाने के लिए तुरंत फुरंत दोनों कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया। गेहूं के साथ खून पिसवाने का मुहावरा पुराना हुआ, पुरानी स्थितियों पर लागू भी होता रहा होगा। आज तो स्थिति यह है कि गेहूं सुरक्षित है और खून चकनाचूर। ऊपर से नीचे तक सब लोग अपनी अपनी सुरक्षित। मारे गए बेचारे कांस्टेबल। अभी पहले वाली घटना से बिगड़ी हुई स्थिति पूरी तरह सम पर आई भी नहीं थी कि यह घटना घट गई। बसेसर कोई ऐसी बड़ी हस्ती नहीं, ना उसका मरना ही कोई ऐसी घटना है कि बात तुतुर फुतुर शहर पहुँचे। वैसा जो तो चमार चलकर मर जाए थे और उसके भाई बंधु जो आंसू बहाने के लिए बच गए, वही कौन बड़े तोपे थे। पर हंगामा तो खूब मचा ही। बीसू गिलास को लेकर भी मचेगा, आसार दिख रहे हैं। इस बार थानेदार ने जरा भी ढील नहीं की, तुरंत मौके पर हाजिर। कल से कितने बयान लिए हैं, लोगों के पेट से कितना कुछ उगलवाया है, सबकी उगलन को कागजों में पोत कर ले गए हैं। इधर लाश चीर फाड़ के लिए शहर गई, उधर घटना की चीर फाड़ की सिलसिला शुरू हो गया। सच पूछा जाए तो बड़ा ना आदमी होता है ना घटना। यह तो बस मौके मौके की बात होती है। मौका ही ऐसा आ पड़ता है। इस समय तो सहोरा के पत्ते ही हिलाना भी एक घटना की अहमियत रखता है। 1.5 महीने बाद ही चुनाव है। यूँ उपचुनाव विधानसभा की एक सीट भर का फिर भी है बहुत महत्वपूर्ण। इस सीट के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री शुकुल बाबू खुद खड़े हो रहे हैं। शुकुल बाबू क्या खड़े हो रहे हैं, समझ लीजिए। पिछले चुनाव में हारी हुई पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो रही है। खम ठोककर लड़खड़ाती हुई सत्तारूढ़ पार्टी के पूरी अस्तित्व को चुनौती देती हुई। वैसे पिछले चुनाव में हारने के बाद शुकुल बाबू ने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि अब वे सक्रिय राजनीति के संन्यास लेंगे और जीवन से बचे हुए दिन जनता की सेवा में ही बिताएंगे। पर पहला अवसर आते ही वे फिर लपक लिए। क्या कहते, पद से उतरने के लिए तुरंत बाद उन्होंने यह महसूस किया कि जनता की सच्ची सेवा उच्च पद पर बैठकर ही की जा सकती है। और जनता की सेवा का संकल्प उन्होंने अपनी इस कच्ची उम्र में ले लिया था, जिस उम्र के संकल्प विकल्प अनचाहे ही आदमी के जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। शुकुल बाबू को खड़े होकर ही इस चुनाव को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है। सीट केवल एक, पर पूरे मंत्रिमंडल के लिए जैसे एकदम निर्णायक। यही कारण है कि आज हर घटना को इस सीट से जोड़कर ही देखा परखा जा रहा है। वरना और दिन होते तो क्या बीसू और क्या बीसू की मौत। पर आज स्थिति यह है कि इधर बीसू की लाश चली और उधर शहर के कोने कोने में खलबली।
शहर से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दास साहब अपने निजी कमरे के एक कोने में अकेले बैठे हैं, मौन, गंभीर, कुछ कुछ चिंतित और परेशान भी। पर चिंता है कि उससे कोई असर बाहर नहीं है। चेहरे का सौम्यता ने उसे भीतर ही ढेल रखा है। किस भी इतना जरूरी लग रहा है कि गहरे में डूबे हुए हैं। हाँ, बीच बीच में फ़ोन की घंटी बजती है तो कुछ क्षणों के उभर आते हैं, पर बात में कहीं कोई हड़बड़ी या परेशानी नहीं। वही उनका अपना खास अंदाज, कम शब्द, सीधी आवाज़। बात को अपने में मन में होने वाली उथल पुथल से कटकर भी किया जा सकता है। यह गुर कोई दास साहब की सीखना चाहे तो इतनी विशेषताएं दास साहब ने की सीखने वाला मज़े में पूरी ज़िंदगी खापा जा सकता है। पर आज के इस हाय हाय वाले ज़माने में किसके पास रखा है इतना धैर्य? तभी तो कोई छाया तक नहीं छू सकता उसकी। दास साहब का पूरा व्यक्तित्व ही जैसे भव्यता के फ्रेम में मड़ा हुआ है। गौर वर्ण सूता हुआ शरीर, कहीं भी 1 इंच फालतू चर्बी नहीं दिखाई देती शरीर पर। दिखती है तो केवल गरिमा, जीवन का संयम और आहार व्यवहार के नियम, यही असली राज्य है उनकी कटी हुई देह और गरिमापूर्ण व्यक्तित्व का। बोलते भी हैं तो आवाज़ से अधिक उतार चढ़ाव नहीं आता। एक ही स्वर में बोलते हैं, धीरे धीरे। शब्द मात्र जीभ में फिसले नहीं लगते। लगता है हर शब्द जैसे किसी गहरे सोच विचार की उपज है। हल्की बात के कभी किसी ने नहीं सुनी होगी दास साहब के मुंह से। अपने विरोधियों के लिए ही नहीं, व्यवहार में ऐसा संतुलन संयम बड़ी साधना से ही आता है। और दास साहब के जीवन साधना का इतिहास, साधना की आग में तपकर ही कुंदन सा निखर आया है उनका व्यक्तित्व। उनका निजी कमरा भी बहुत सादा है, तड़क भड़क ताम झाम कहीं कुछ भी नहीं। यही सादगी उनके पर्दे के अनुरूप कतई नहीं, पर उसके व्यक्तित्व के अनुरूप जरूर है। कमरे में कालीन नहीं, मोटी दरी है जिसके एक सिरे पर दीवार से सटा मोटा सा गद्दा बिछा है। उधर छक छक चादर और गौ तकिए पड़े हैं। एकदम देसी पद्धति। दास साहब को जितना देश प्रेम है उतनी ही देसी पद्धति भी। लड़के बच्चे जरूर अंग्रेजियत में सन गए हैं, इम्पोर्टेंट वस्तु और इम्पोर्टेंस भाषा की भी इस्तेमाल करते हैं, पर यह बच्चे को अपनी रुचि और चुनाव है और उनकी स्वतंत्रता पर उसकी अपने को आरोपित नहीं करते हैं दास साहब। बच्चे छोटे थे और साथ रहते थे तब भी नहीं, अब भी तो वैसे भी बड़े होकर सब अपने अपने घरों में चले गए। सजावट के नाम पर केवल 2 बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी है दीवार पर, गांधी और नेहरू की। इन्हें अपना पद प्रदर्शन और अपनी प्रेरणा मानते हैं दास साहब। गीता का उपदेश उनके जीवन का मूल मंत्र है। घर के हर कोने में गीता की एक प्रति मिल जाएगी। वैसे वे कभी किसी को उपहार देते नहीं। वैद्य के उल्सों में कतई विश्वास नहीं है उनका, पर कभी उपहार देना भी पड़ गया तो सादा गीता की प्रति ही दी है। चिंतित मनन के क्षणों में अपने कमरे में ही बैठते हैं दास साहब। यहाँ सबका प्रवेश संभव नहीं। हाँ, जो अपने खास आदमी हैं वे आ सकते हैं। इसीलिए लखन सिंह बिना किसी रोक टोक के सीधा भीतर चला आया। दास साहब का अपना आदमी है लखन सिंह, बहुत भरोसे का और बहुत स्नेहभाजक। 10वीं पास करने के बाद ही लखन दास साहब की सेवा में नियुक्ति हो गया था। उसका थैला उठाए उठाए उसके पीछे चलता था हर समय, और आज उन्हें ही दास साहब ने सरोहा के चुनाव क्षेत्र से खड़ा किया है। अपने साथ काम करने वाले छोटे से छोटे आदमी को भी तरक्की का मौका देते हैं दास साहब, बल्कि उसकी तरक्की में भरसक सहायक होते हैं। उसूल है दास साहब का, जिसे सहारा देते हैं उसे मंजिल तक पहुंचा भी दो। पर आज जहां उसूल टके सेर बिकते हैं, वहां कौन कदर करता है दास साहब की उसूलों का? सब एक स्वर्ग के विरोध करने लगे हैं। लखन का एक ही तर्क था, सबका सुकुल बाबू के मुकाबले खड़ा होने वाला व्यक्ति उसकी ही टकदार का होना चाहिए। आखिर 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं सुकुल बाबू इस प्रांत के। हारने के बाद भी रुतबा है उनका।
उनके सामने लखन की औकात ही क्या है भला, मुंह की खाएगा पार्टी। तर्क बिल्कुल ठीक था, विद्रोह करने वालों का एकदम ठोस और वजनदार। पर दास साहिब की भी दृष्टि तर्क पर ही नहीं अटकती, मनसा तक पहुंचती है सीधी। सब अपने अपने आदमियों को घुसाएं कि तिड़मड़ में लगे हुए थे। मन बहुत क्षुब्ध हुआ था दास साहब का। लोगों में दिनों दिन बढ़ती यह पद लोलुपता कहाँ ले जाकर पटकेगी देश को। काम करने का कोई तैयार नहीं, पर पद के लिए सभी उत्सुक उतावली। लखन सिंह को जैसे तैसे टिकट को दिलवा दिया, पर इतने से ही निश्चित होकर बैठा नहीं जा सकता। विद्रोहियों के साथ साथ अपनी पार्टी को असंतुष्ट लोगों को भी संभाल कर रखना पड़ता है, वरना कोई अनिश्चय नहीं कि पार्टी के झंडे के नीचे ही नीचे उनकी जड़ें काटने का मालूम काम भी चालू रहे। आजकल चुनाव की दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक क्षण को भी आदमी चैन से नहीं बैठ सकता, हमेशा सतर्क सावधान, अपनों से परायों से सभी से सचेत, एकदम चौकस। लखन को देखकर कर दास साहब ने स्नेह से स्वागत किया। आओ लखन, क्या समाचार है। पर लखन के तमतमाए चेहरे पर नजर पड़ी तो पूछा, क्या बात है, बाहर बहुत गर्मी है क्या। बाहर क्या गर्मी तो मेरे भेजे में घुसी हुई है, वह ज्वारावार बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से, खुद तो मरेगा ही, हमको भी ले डूबेगा। गुस्से में लखन की कनपटियों की उभरी हुई नसें तक फड़क रही थी। कोई विश्वास करेगा कि यह दास साहब के संरक्षण में पला हुआ आदमी है। एकदम उसके विपरीत, केवल रंग और कद काठी में ही नहीं, स्वभाव और आदतों में भी छोटी छोटी बातों उसे बेहद उत्तेजित कर देती है। बोलता है तो उसमें आवेश में ही हल्का लाने लगता है। दास साहब अब कभी नाराज नहीं होते। उसकी इस बदतमीजी पर हंसकर इतना ही कहते हैं, तुम मेरे पूरक हो भाई। यूं भी दूसरों को उसकी कमजोरियों के साथ स्वीकारना करना स्वभाव है दास साहब का, कहना चाहिए उदारता है उनकी। इसी उदारता ने लखन को एक हद तक ठीठ बना दिया है, बस फनफनाता रहता है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूली सी बात हुई है। सरोहा में बसेसर नाम का एक आदमी को मरवा दिया गया है। लाश पुलिया पर पड़ी मिली। असली बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे वोट शकुल बाबू के नाम पर जाएंगे। सब लोगों का अनुमान है कि जोरावर का है यह काम। चेहरे पर किसी तरह की कोई विकार नहीं आया दास साहब के। मालूम है आपके, अभी थोड़ी देर पहले ही सुना। स्वर्ग इतना सहज और सपाट जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और यह भी सुना कि सारे गांव में भारी तबाही है जोरावर को लेकर। उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता यह काम। आगजनी वाली घटना पर किसी तरह लिपापोती करके गांव वालों को फुसला संभालते हुए थे। ऊंचे स्तर पर तहकीकात हो रही है, प्रमाण जुटाए जा रहे हैं। असली मुजरिम का पता लगाते ही कड़ी सजा दी जाएगी। घरेलू उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता की योजना के मुहर्रम में घावों का काफ़ी कुछ भर दिया गया था। इस स्थिति में चुनाव हो जाता तो ठीक था। कैसी बातें करते हो, दास साहब के वाक्य पूरा नहीं करने दिया। घरेलू उद्योग की इस योजना से उसकी बीमारी गरीबी पर जरूर मुहर्रम लगाया जा सकता है, पर परिजनों के बिछोड़ने का दर्द पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगा दुनिया से। पर लखन तो अपनी ही रूह में बोलता चला गया, इन मौके पर इस बेवकूफ़ ने बीसू को मरवा दिया, अब कुछ नहीं होने का। आवेश के मारे मुंह से थूक की छोटी छोटी फुहारें छूटने लगी लखन के, और सांवला चेहरा एकदम बेगनी हो उठा। पर इतना सब सुनकर भी दास साहब के चेहरे पर किसी तरह की कोई भाव परिवर्तन नहीं हुआ। उतने ही सहज स्वर्ग से बोले, पुलिस तो अभी बयान ही ले रही है, तो तुम नतीजे पर भी पहुंच गए। इतनी अध्यक्षता अच्छी नहीं थोड़ा। पर लखन ने तो पूरी बात तक सुनने का धीरज नहीं, बीच में ही दमक कर बोला, मैं नहीं नतीजे पर पहुंचा, सारा गांव कह रहा है। कानून अनुमान पर नहीं, प्रमाण पर चलता है, और पुलिस प्रमाण जुटा रही है। कानून के सामने मेरी तुम्हारी हस्ती ही क्या है भला।
जुट जाएगी। इस बार परमान भी आखिर कब तक खैर मनाएगा जोरावर। परमान जुट जाएंगे तो अवश्य ही सजा भी पाएगा अपने जुर्म की। वह तो सजा पाएगा और अपने जुर्म पर उससे भी सजा तो हम पाएंगे, वह भी बिना कोई जुर्म के। स्वर्ग एकदम रुहासा हो गया लखन का। होता है कभी कभी ऐसा भी, एक ही की मूर्खता का फल दूसरे को भुगतना पड़ता है। और आप है कि इस मूर्ख का पल्ला पकड़े हुए हैं। मारा है गरीबों को तो भुगतने दीजिए सजा। नहीं चाहिए हमें जोरावर के वोट। अब उसके वोट के चक्कर में हरिजनों के सारे वोट तो गए ही, गांव के दूसरे लोगों के वोट भी नहीं मिलेंगे। सारा हिसाब लगाकर देख लिया मैंने, ले डूबेगा जोरावर के साथ। माथे पर कलंक और आत्मा पर बोझ सो अलग। आत्मग्लीन और अपने ही प्रति उभरे हुए धिक्कार भाव से लखन का सारा चेहरा ही विकृत हो उठा। लगा जैसे भारी बोझ के नीचे कमर कसकर आत्मा बोलने लगी है उसकी आज। और आत्मा की आवाज़ में बड़ा जोर होता है, जोर भी और तेज भी। पर दास साहब में ऐसा जोर और तेज सहज भाव को झेल पाने का अत्यंत है। वे तनिक हंसे क्या, बस होठ का बयां कोना जरा सा फैल गया। ऐसा ही होता है उनका हंसना, खिलखिलाकर हंसते तो शायद ही कभी किसी ने देखा हो। तुमने तो सारा हिसाब ही लगा कर देख लिया, पर क्या कहूँ, मेरा तो स्वभाव इतना हिसाबी किताबी है नहीं। मन हिसाब के आंकड़ों पर रमता ही नहीं, बस सही गलत में ही उछला रहता है। तो सही किया है जोरावर ने, किसी को मरवा देने की सही कहोगे आप? गुस्से के मारे लखन के पीठ पीछे का तकिया खींचकर गोद में रख लिया और उसी पर हाथ फटकारने लगा। बहुत आवेश में हो, दोष तुम्हारा नहीं उम्र का है। जरा भी विचलित हुए बिना दास साहब ने कहा और चुप हो गए। लखन टुकुर टुकुर उनका चेहरा ताक रहा था। इस समय वह स्थिति की विश्लेषण चाहता था, अपनी उम्र के आवेश का नहीं। आवेश राजनीतिक का दुश्मन है। राजनीति की विवेक चाहिए, विवेक और धीरज। परवचनीय मुर्दा में दास साहब ने जीवन के अनुभवों से निचुड़ा हुआ बाग के उछला। फिर कुछ क्षण रुककर हौसला बांधते हुए बोले, आएगा पद पर बैठेगा तो पद की जिम्मेवारी स्वयं सब सिखा देगी। कहाँ है ये पद वद, भूल जाइए सब। अब विरोधी दल के नेता इस घटना का ऐसे भुनाएंगे कि हम सब टापते ही रह जाएंगे। ये बीसू की नहीं, समझ लीजिए एक तरफ मेरी हत्या हुई है, मेरी। लखन ने खुले पंजे की से छाती पीटकर अपनी हत्या की घोषणा करके दास साहब को दहला देना चाहा। दास साहब ने कुछ इस भाव से हुकार भरी जैसी स्थिति का नए सिरे से पूरा जायजा ले रहे हो। 9 तारीख को यानी 30 दिन बाद ही मीटिंग का ऐलान हो गया है। उसी तरफ से सुकुल जी खुद आ रहे हैं भाषण देने। जानते हो सुकुल जी के भाषण का करिश्मा, आग उगलते हैं आग। गांव वैसा ही सनसनाया बैठा है। एक ही भाषण में बहला कर ले जाएंगे सारे गांव को अपने साथ। लखन ने भी जैसे कमर कस ली है। आज दास साहब को इस सतई मुर्दा को तोड़कर ही रहेगा। एक इस मिसाल वालों को छूट मिली हुई है, उल्टा सीधा जो मर्जी आए छापने की। इमरजेंसी में बंद हो गया था, ठीक था। ऐसे अखबार पर तो आपको भी गलत बात है। दास साहब ने अंकुश लगा दिया एकदम। यह तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं है कि विवेक को ही खा जाए। अखबारों को तो आज़ाद रहना ही चाहिए। वही तो अपने कर्मों को हमारी बातों का असली दर्पण होते हैं। मेरा तो वसूल है कि दर्पण को धुंधला मत होने दो। हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए आदमी में, बड़ी हिम्मत और बूता चाहिए उसके लिए। इससे तो कतराता है, वह दूसरे को नहीं अपने को ही छालता है। कैसे कैसे संपादनीय छापे हैं, कैसी कैसे तस्वीरें छापी है उस आगजनी की घटना की। और अब क्या चुप रह जाएंगे? जाने आने दीजिए उसका अगला अंक। देखिए क्या सनसनीखेज बनकर आती है सारी बात। आवेश का एक कतरा तक नहीं, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ना दादा साहब के चेहरे पर, ना स्वर्ग पर। और लखन है कि भीतर ही भीतर झंझला रहा है बुरी तरह। इस घटना की सारी खतरनाक संभावनाओं को
सामने रखकर वह विचलित कर देना चाहता है। दास साहब को हिला देना चाहता है उन्हें। एक और तुरुप का पता चला उसने। जानते हो लोचन भैया कितने दिनों से अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। देखिए इस घटना का कैसा उफान आता है। उनकी खिचड़ी में जोड़ तोड़ करके अविश्वास का प्रस्ताव ले आए हैं तो आपको भी लेन के देन पड़ जाएंगे। मैं कह देता हूँ लखन, आवाज़ की हल्की सी शक्ति में जवान की लगाम खींच दी है लखन की। जिस दिन आपने लोगों का विश्वास खो दोगा उस दिन कुर्सी पर नहीं बेगा सबके लिए, पर विश्वास पर ही टिकी हुई होती है मेरी कुर्सी। सबके सद्भाव पर ही जिंदा हूँ मैं। विश्वास सद्भाव ही नहीं रहा तो मेरे रहने का क्या मतलब। ठीक है, सबके विश्वास पर आप अपनी कुर्सी जमाइए, स्कूल बाबू अपनी मीटिंग जमाएं, दत्ता बाबू अपना अखबार जमाइए, बस हम ही अपनी कदर खो देते हैं। हथियार डालने के अंदाज में लखन बोला। उससे आवेश पर दुख, निराशा और परिचय का गहरी परत चढ़ आई थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। दास साहब ने बगल से चोंगा उठाकर कान पर रख लिया और बदन को तकिए से जरा सा ढीला छोड़कर पसर से गए। दूसरे हाथ से अपना अंधगंजा सिर सहलाते हुए बड़े इंतहाम से फुनफुनाते रहे। दास साहब को इस आश्वासित पर लखन सिंह भीतर ही भीतर उडला तिलमिलाता रहा। जैसे ही बात खत्म हुई लखन सिंह फिर छटपटा उठा। माफ़ कीजिए दास साहब, इस बार आपने जोरावर को दबा पाएंगे और ना ही यह सीट जीत पाएंगे। इस बार आपके दाव बात अधूरी छोड़ दी लखन ने। दास साहब की दाव खाली गया या नहीं, पर दाव साहब को भड़काने के लिए फेंका गया लखन सिंह का हर बार खाली हो गया। वे मौन सातक ही तरह स्थिर बैठे रहे, शांत, अविचलित और निर्विकार। ऐसा नहीं कि लखन के भीतर की खींच और परेशानी को वह समझ नहीं रहे, पर वे कतई बढ़ावा नहीं देना चाहते। उन्होंने हल्के से अपना आसन बदला और शरीर को ढीला करके तकिए के हवाले कर दिया। कुछ ठंडा पियोगे? फारसे का शरबत पियो, इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है। जवाब का प्रतीक्षा में वे नहीं करते। अपनी कही बात पे उनको ये लिए अंतिम होती है। शरबत का आदेश फ़ोन की तार पर चढ़कर भीतर चला गया तो उन्होंने नजरें सुनी की टांग दी। गर्दन जरूर उसकी बड़े नामालूम से झटकों के आगे पीछे झूलने लगी। नजरें उनकी सुनी में ही अनदेखा सा नक्शा तैयार करने लगी। नक्शे में हल्की सी रूपरेखा उभरी तो चेहरे पर क्षण भर के लिए चमक सी आ गई, पर उसे बेखूबी सख्त जब्त कर गए दास साहब। लखन अच्छी तरह जानता था कि दास साहब की नज़रें जब सुने में गड़ जाए तो समझ लो वे खुद समस्या के गहरे धंस गए, और जब धंसे हैं तो कोई ना कोई सिर पैर तो खोजकर ले जाएंगे। दास साहब की सूझबूझ का वह शुरू से ही बड़ा कायल है। बड़े बड़े संकट और घातक स्थितियों में उन्हें उभारते हुए देखा है। उसने अपनी खुद आँखों से देखी है। केवल देखा ही नहीं, एक हद तक साझेदार रहा है उनका, पर बस एक ही सधुआ मुर्दा खींचा देती है उसे। नौकर आया तो बिना जरा सी आवाज़ किए उसने अपना गिलास ले लिया। किसी तरह का व्यवधान नहीं डालना चाहता था वह इस समय। थोड़ी देर बाद दास साहब ने अपनी नज़रें शून्य से ही खींचकर लखन सिंह के चेहरे पर गड़ा दी। भीतर तक उतरती नज़रों के पेनेपन का असहज सा होने लगा। लखन सिंह इतनी देर से बैठा बैठा मन ही मन कोसे जा रहा था दास साहब को कहीं वे भाप ना ले। यह तो लखन सिंह भी जानता था कि अपनी योग्यताओं से नहीं, दास साहब की कृपा से ही इस चुनाव के लिए टिकट मिला है। बहुत उठा पटक करनी पड़ी है दास साहब को उसके लिए। सुकुल बाबू के मुकाबले तो उसकी कोई हस्ती नहीं। अपनी पार्टी के और भी सामने बहुत हल्का पड़ रहा था, पर दास साहब ने बात थामी तो सारे विद्रोहियों को चित करते हुए लापटका किनारे पर, वरना उसकी अपनी लिफायत तो पार्टी दफ्तर की कुर्सियों बिछाने उठाने तक ही है। यही उसका इतिहास भी रहा है। अब यदि यह चुनाव जीता तो वह दास साहब की सूझबूझ का परलय सा होगा, पर अब कोई उम्मीद नहीं है फिर से। क्या नाम है उस लड़के का जो मरा? समाधि में उभरते हुए दास साहब ने पूछा।
बसे सर, बीसू कहते हैं गांव वाले। ठंडी तहसील वाला शरबत पीकर भी लखन सिंह की आवाज़ में धूली खींच का निराशा कम नहीं हुई। जाने क्यों उसे बार बार लग रहा था कि खेलने से पहले ही वह बाजी हार गया। कितना तो सीधा सा हिसाब था। पता नहीं दास साहब कैसे चूक गए। चंद क्षणों के लिए फिर मौन और दास साहब के नज़रें शून्य में। यह लड़का 8 महीने पहले ही तो जेल से छूटकर आया था ना। 4 साल की काटी है इसने जेल। आपको कैसे मालूम? लखन हैरान हो गया। तो दास साहब सक्रिय हो चुके हैं इस दिशा में। मालूम तो करना ही होता है भाई। ना मालूम करने पर जिस पद पर बैठा हूँ उसके साथ न्याय कर सकता हूँ भला। पर इतना सुनकर भी लखन के चेहरे के अटका सांवरिया निशान जैसा का तैसा बना रहा। तो दास साहब बोले, DIG का फ़ोन किया था सवेरे। क्या बताया? सब कुछ जान लेने की उत्सुकता में एकदम अधीर कर दिया लखन को। किस बारे में? यही बीसू की मौत के बारे में। मालूम हुआ है इस केस के सारे कागजात DIG के पास पहुंच गए हैं। दास साहब ने केवल गर्दन हिला दी। आपने कोई आदेश नहीं दिया? मेरा मतलब है कोई संकेत की रिपोर्ट तैयार करते समय। दास साहब की नज़रें मिलते ही लखन का वाक्य अधूरा ही रह गया। कैसी बात करते हो लखन? थोड़ी सख्त आवाज़ में दास साहब ने कहा। पुलिस वालों का काम है कि बयानों के प्रमाणों का आधार पर रिपोर्ट तैयार करे और ईमानदारी से कहे। इस बात की तनख्वाह दी जाती है उन्हें। ऊपर से आदेश थोपा जाएगा तो न्याय कैसे मिलेगी? इन्हीं स्थितियों के खिलाफ लड़ने के लिए तो इतनी बड़ी क्रांति की हमने। और तुम? फिर से क्षण रुककर चुपती सी नज़रों में उन्होंने लखन को देखा और सख्त आवाज़ में बोले, अपनी आकांक्षाओं में थोड़ी लगाम दो लखन, वरना मेरा साथ चलना मुश्किल होगा। लखन एक क्षण से छटपटा गया। दास साहब खुद ही बता दे कि इस सारे मामले को कैसे निपटाए जा रहे हैं तो वह इतना सब कहे पूछे ही क्यों। पर दास साहब ने फ़ोन उठा लिया और वित्त मंत्री को किसी योजना के बारे में बात करने लगे। लखन बैठा ही भीतर कूड़ता तिलमिलाता रहा। उसे तो इस समय दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात बीसू की मौत ही लग रही है। उसके प्रति कोई उदासीन कैसी रह सकता है भला? या फिर उसे इतनी सहज सामान्य ढंग से कैसे ले सकता है, जैसे बीसू की मौत कोई मामूली बात हो। फिर सिर्फ एक आदमी का मरना भर। फ़ोन ख़त्म हुआ और फिर हिम्मत करके पूछा, DIG का फ़ोन आया था? किस लिए था? सब अपने अपने को लेकर परेशान हैं। सुबह भी प्रमोशन के लिए छटपटा रहा है। स्वभाव है आदमी का, जो जहाँ है वहाँ से संतुष्ट नहीं, और चाहिए। पर IG का तबादला तो रुक गया था, तब इसका प्रमोशन कैसे होगा? लखन की बात से शंका लिपटी जिज्ञासा कायम है। बदखुरूद पर उस ओर से एकदम लापरवाह हो। दास साहब सहज ढंग से भी बात कर रहे हैं। मैं ही रोके हुए था अब तक। माना थोड़ी बहुत जायदी की उसने, पर क्या बात करता, मजबूर था बेचारा। ऊपर से हुक्म आता उसे बजाना पड़ता। गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है। वैसे आदमी तो अच्छा ही था। आगजनी वाले मामले में पूरा वाक्य नहीं करने दिया दास साहब ने बीच में ही बोले, क्या करे, हमारे पास भी ऊपर से आदेश आया कि तबादला करो। यह ऊपर का चक्कर ही बुरा होता है। तो प्रमोट हो रहे हैं DIG। लखन ने मन में एक क्षण कुछ को क्रोधा। वह भूल गया कि अभी अभी दास साहब से फटकार खा चुका है। उमंग कर बोला, तब तो आप बुलाकर इशारा। लखन एक सख्ती सी आवाज़ निकाली और लखन की जीभ जैसे तालू से चिपक गई। एक क्षण रुककर फिर सहज हो आए दास साहब। पद के प्रलोभन से इतने अविवेकी मत बनो। कर्मचारियों को इस आदेश देना, उसके अधिकार का हस्तक्षेप करना है। मुझसे यह सब होगा नहीं भाई। मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंपकर अपने अधिकारों से शून्य में बदल लूँ। तब कुछ नहीं होने का। लखन का स्वर्ग गहरी हताशा में डूबा हुआ था। ठीक है, फंसे जोरावर। मैंने तो पिछली बार ही कहा था कि इसको बचाना बहुत बड़ी गलती होगी। तुम तो बड़े मूर्ख
हो भाई, जब से एक ही बात पीछे जा रहे हो। भला बताओ मैं कौन हूँ बचाने वाला? वह कानून का मामला था, लोगों ने गवाही दी नहीं दी, पुलिस प्रमाण नहीं जुटा सकी, तो कैसे कुछ होगा? आज पहली बार लखन सिंह को लग रहा था कि दास साहेब पूरी तरह जानना मुश्किल है। जितना वह जानता है उस हिसाब में वह उतने निर्लिप्त नहीं रह सकते सारी घटना से, जैसे वे इस समय दिखाई दे रहे हैं। और यदि नहीं हैं तो उसे कुछ बताते क्यों नहीं? उसके चुनाव के दिनों में कैसे जान झोंक कर काम किया था उसने। आज उसका मौका आया तो गांधी बाबा बनकर बैठे हैं। बहुत जल्दी हौसला पस्त हो जाता है तुम्हारा, अच्छी बात नहीं है यह। लखन के भीतर से बेचैनी और घबराहट को भांपकर स्नेही नज़रों से उसने सहलाया। दास साहब ने क्या जवाब दे लखन सिंह इस बात का? भीतर ही भीतर मन सुगल रहा था उसके गुस्से से। दास साहब की कुर्सी अभी सुरक्षित है, इसीलिए आदर्श और उपदेश सूझ रहे हैं। जब इसकी कुर्सी पर बनेगी तब हौसला का हाल पूछेगा। यदि यह चुनाव हार गए और जो इसी तरह गांधी बाबा बनकर बैठे रहें तो निश्चय ही हार ही जाएंगे। तब देखूंगा उलट जाएगा सारा मंत्रिमंडल। शुक्ल बाबू को कौन नहीं जानता? जब तक इनका पलटा नहीं बैठा देंगे न खुद एक दिन चैन से रहेंगे न इन्हें रहने देंगे। दास साहब को कोई नहीं यह खतरा नजर आ रहा। मेरा हारना चाहे अहमियत ना रखता हो, शुक्ल बाबू का जीतना जरूर अहमियत रखता है। और इस बार पिछले चुनाव में खोए हुए हरिजनों के सारे वोट बड़ी आसानी से ले जाएंगे शुक्ल बाबू। आप खुद सोच लीजिए। इस खतरे से भी विचलित नहीं हुए दास साहब। अगर जनता को विश्वास है शुक्ल बाबू पर और वह उन्हें अपना वोट देती है तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा। यह शुक्ल बाबू का नहीं, जनता की राय है स्वागत होगा। और जनता तो हमारे लिए। ठीक है फिर। लखन सिंह ने अधीरता और आवेश में दास साहब के वाक्य को बीच में ही काटा, पर अपना वाक्य भी अधूरा ही छोड़ दिया। दास साहब एक क्षण लखन का चेहरा देखते रहे, फिर आवाज़ को सनी से खींचकर समझाते हुए बोले, देखो बेटा भाई, मेरा लिए राजनीतिक धर्म से नहीं, इस राह पर मेरे साथ चलना है तो गीता का उपदेश काट बांध लो, निष्ठा से अपना कर्तव्य किए जाओ, बस फल पर दृष्टि मत रखो। फिर एक क्षण ठहरकर पूछा, पढ़ते हो गीता या नहीं? पढ़ा करो, चित्त को बड़ी शांति मिलती है। लखन सिंह के मन हुआ कि उठाकर कोई ऐसी वर्ची जवाब दे कि पन्ने पन्ने बिखर जाए गीता के। अपने चुनाव के दिनों में कैसी हाय तौबा मचा रखी थी। जीत गए तो गीता सूझ रही है, जब जब्त कर गया ठिगाई भले ही ले कर ले, अशिष्टा करने की हिम्मत आज भी नहीं है। एकाएक उसने देखा दास साहब की नज़रें उसी की ओर पर टिकी हुई है। भीतर ही भीतर सहम गया वह इस नज़र से। कोई बार उसने महसूस किया कि उसके चश्मे से भीतर कोई खास लेंस लगा है। आदमी के भीतर तक का सब कुछ देख समझ लेते हैं। एक लंबी हुंकार के साथ दास साहब ने अपनी नज़र फिर सोने में गड़ा दी और फिर जैसे वही कोई मुद्दा खींचकर लाए हो। शुक्ल बाबू की मीटिंग 9 तारीख को है, तो ऐसा करो कि 4-5 दिन बाद अपनी एक मीटिंग रख लो। बात कहेंगे गांव वालों से। वैसा भी एक हादसा हुआ है, जाना तो चाहिए ही। विशु के माँ बाप को भी तसल्ली देनी चाहिए बेचारे। आप जाएंगे? ज़रूर जाएंगे, बहुत असर होगा आपके जाने का। यूँ भी चुनाव के बाद एक बार भी तो जाना नहीं हो सका है आपका। एकाएक बहुत उत्साह में आ गया लखन सिंह, लेकिन दूसरे ही क्षण जैसे कुछ याद आ गए हो ठंडे स्वर्ग में बोला, बस एक ही डर है, शुक्ल बाबू का बाद वहाँ जमना मुश्किल होगा। मैं खुद देख कर आया हूँ, बहुत तनाव है गांव में। यूँ भी अब गांव वाले इतने मूर्ख नहीं रह गए हैं। यह तो बड़ी खुशी की बात है। कितने वर्षों की साधना का परिणाम है यह कि हमारे गांव के चेते। यही तो सपना था बापू का। और आंखें मूंदकर दास साहब बापू के सपनों की दुनिया में डूब गए। खिसियाया हुआ लखन टुकुर टुकुर मुँह ताकता रहा दास साहब का कि कब दास साहब की समाधि टूटे और कब आगे के लिए आदेश मिले।
जो भी है निर्मल तो अंत तक उन्हीं पर करना है। आँख खोलकर दास साहब ने घड़ी देखी, 9 बज गए। अच्छा तो तुम पांडे को बोल दो मीटिंग की तैयारी करवाएं। होशियार आदमी है, स्थिति संभालना जानता है। फिर उठते हुए बोले जैसे अचानक याद आ गया हो, और हाँ जरा जो मसाल के दफ्तर होते जाना, दत्ता बाबू ही नाम के ना संपादक का कोई 3-4 महीने पहले इंटरव्यू लेने के लिए समय मांगा था, पर कहा था उन दिनों समय कहना, अब समय लेकर मिल ले किसी दिन मुझसे। फिर पास आए और बड़े सने से लखन के पीठ पर हाथ रखकर बोले, लखन आज का तुम्हारा आवेश देखकर अच्छा नहीं लगा मुझे। मेरे साथ चलना है तो भाई जबान पर लगाम और व्यवहार में ठहराव चाहिए, समझे। दास साहब यह बात केवल कहते ही नहीं, अमल में भी लाते हैं। उनके पूरे व्यक्तित्व में, उनकी हर बात और हर काम में ज़बरदस्त ठहराव है, और इस ठहराव की वजह से ही वे शायद कुर्सी पर ही ठहरे हुए हैं। वरना पिछले 10 महीनों में विद्रोहियों ने और उनके अपने दल में असंतुष्ट लोगों ने जैसी जैसी तीन कड़े की है, कभी की कलाकुंडी खा गए होते। शहर का दूसरा महत्वपूर्ण कोना सुकुल बाबू का निवास स्थान। 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं सुकुल बाबू इस प्रांत के, बिना किसी वादा व्यवधान के। एक छत्र राज था उनका। कभी सोचा ही नहीं था कि 10 वर्ष की लंबी अवधि ने जिस राज का नींव को एकदम पुख्ता कर दिया था, वह एक झटके में ऐसे उखड़ जाएगा जैसा कोई जड़ें ही ना हो उसकी। पर होनी बड़ी बलवान। यूँ सुकुल बाबू भी कम बलवान नहीं, सचमुच ऊंची चीज़ है। प्रांत के लोग दास साहेब के परछाई पर रहते हैं सुकुल बाबू को। वैसे दास साहेब की किसी भी बात का कोई समानता नहीं है सुकुल बाबू का। सांवला रंग, नाटाकत, थोड़ा थुलथुल शरीर। दास साहेब की तरह सौभी संगत भी नहीं। सुरा सुंदरी से किसी तरह का कोई परहेज नहीं, बल्कि कहना चाहिए अनुरागी के हैं दोनों के। जग के संकल्प परादर्थ न रहने वाले कदमहीनों के अपने को ही समार नहीं करना चाहते। मस्त फफड़र है एकदम। निजी दोस्तों के बीच फुलहड़ भाषा का प्रयोग करते हैं। धड़कने से ग्वाली कॉलेज से भी कोई परहेज नहीं उनका। ख्याल है कि वाक्य में गाली का बंद लगा कि बात में धार आई। यह बाहर के लोगों के बीच अपने को काफ़ी साथ लगकर चलते हैं। ज्योतिष्य पर अत्यंत विश्वास है सुकुल बाबू को। तरह तरह के नग जड़ी हुई 4 बड़ी अंगूठियां पहन रखी है। गले और बाजू में कड़े ताबीज भी बंधे हुए हैं। नीलम तो अभी पिछले महीने ही पहना। पिछले भी किसी ने पहनकर आजमाने की कहा था, पर हिम्मत नहीं पड़ी। बड़े तेज मिजाज वाला पत्थर है नीलम। माफिक न आए तो एकदम पटका ही बैठा दे, लेकिन पटका बैठा ना पहनाने से तो पहन लिया, और देखो रंग आया बीसू का मौत। लगता है जैसे थाली में परोसकर मौका आ गया है इनके सामने। अपनी हार को जीत में बदलना है उन्हें इस मौके का फ़ायदा उठाकर। मौका तो पहले भी आया था, इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा और मंजू, पर उस समय तो अपनी पार्टी का महाभारत सुलटाने में लगे हुए थे। 62 वर्ष की उम्र में क्या कुछ नहीं झेला है सुकुल बाबू इस राजनीतिक में। पर इस बार का अनुभव तीबा। एक गडरिए के डंडे के नीचे कैसी सारी भेड़ें रियायती मिमियाती एक झुंड बनकर चली आ रही थी, पर जैसे ही डंडा टूटा आपस में ही हुए मार काट मच्छी की विश्वास करना मुश्किल हो गया कि एक ही झुंड के ये भेड़ें थी। कैसी कैसी मकसद झेली है उन्होंने इस बार। कोई ऐसा वैसा होता तो दम तोड़ गया होता अब तक। यह तो सुकुल बाबू ही है कि टिके हुए हैं। केवल टिके हुए ही नहीं, सबको ठिकाने लेकर टिके हुए हैं। पर मन बेहद शून्य है उनका। उन्हें खुद लगने लगा है कि राजनीतिक गुंडागर्दी के निकट चली गई है। जिस देश की देवतुल्य राजनेताओं की परंपरा हो रही है, वहाँ राजनीति का ऐसा पतन कभी कभी मन में एकदम
बैरागी जाग जाता है। पर राजनीतिक में जहाँ तक अपने को धंसा लिया, वहाँ से निकल भी तो नहीं सकते। निकलने का सीधा अर्थ है हार मान लेना, और जीवन में एक यही तो बात है। वैसे वो कभी नहीं मान सकते। पहले चुनाव में हार कर भी मन में वे उस हार को एक दिन के लिए भी स्वीकार नहीं कर सके। उस हार को जीत में बदलना ही है, जो भी हो, जैसे भी हो। कृत्य संकल्प है उनके लिए। आज सारे दिन शुक्ल बाबू अपनी गोटियां ही बांधते रहे। शाम के भाषण में कौन कौन मुद्दे उठाने हैं, कितने वोट खोने हैं और कितने पाने हैं। अभी तक हरिजनों के बूते पर ही चुनाव जीतते आए हैं थे। पिछली बार इन लोगों के आंखों फेरी तो मुंह को खानी पड़ी। इस बार कैसे आंख फेरेंगे और आखिरी क्यों फेरेंगे? बीसू सारी जिंदगी इन्हीं लोगों के लिए तो लड़ता रहा है। वे बीसू की मौत का हिसाब ही तो मांगेंगे सरकार से। इस पर भी लोग उनके सुर में सुर नहीं मिलाएंगे? जरूर मिलाएंगे। और हरिजनों का सुर मिल गया तो फिर से सुगम संगीत बजने लगेंगे। कम से कम उनकी अपनी जिंदगी में तो एकाएक उनका मन बीसू के प्रति कृतज्ञता से भर गया। बस एक ही डर था अब, जोरावर हुड्डंट न मचवा दे। एकदम उज्जैन आदमी है बीढ़र, पर पूरे गांव और पंचायत में दबदबा है उसका। सारा गांव थरथराता है उससे। सरपंच भी उसका चाचा ही है। बस एक बार किसी तरह बिना किसी गड़बड़ छले क्या रंग जमाने को कोई मिल जाए तो लोगों को पूरी तरह अपने साथ बहा कर ले जाएंगे। बहा कर ले जाने का मतलब अब वे खूब अच्छी तरह समझ गए हैं। और बहाव का ताकत भी। कुछ अरसे पहले जो आया था वह बहाव ही तो था, बहाव नहीं, बवंडर। जो जोरदार बवंडर, एक जोरदार बवंडर। कुर्सियों पर बैठे सारे लोग थरथरा नीचे जा गिरे। बड़ी बड़ी हस्तियां तक नहीं टिक पाई। उसके बाद से तो जैसे देश में बवंडरों का सिलसिला ही शुरू हो गया। अंत में बवंडर, दिल्ली में बवंडर, उड़ीसा में बवंडर। उस बवंडर के इतिहास बदला तो ये बवंडर भूगोल बदलने में लगे हैं। और यदि वे बवंडर ले आए तो वह शायद उसकी किस्मत बदल देंगे। एक बार जीतकर किसी तरह विधानसभा में पहुंच जाएं तो फिर वहां बवंडर का सिलसिला शुरू करेंगे। जोड़ तोड़ करने की अपनी क्षमता पर काफ़ी भरोसा है शुक्ल बाबू को। फिर 70 दरार वाली खोखली नींव पर खड़े इस मंत्रिमंडल को गिराना यूं भी कोई मुश्किल बात नहीं। अपने लोग जरा सा साथ दे तो बाएं हाथ का खेल है यह उनके लिए। शुक्ल बाबू के भाषण की सूचना से गांव में तमाम भरा सन्नाटा तो टूटा, वरना अजीब मायूसी छाई हुई थी गांव में। जब तक बीसू की लाश गांव में रही बड़ी खलबली मची रही। वहाँ भीड़ बातें और भीड़ की बातें, जितने मुंह उतने अनुमान। किसने मारा बीसू को और कैसे मारा? शरीर पर कहीं भी तो चोट या प्रहार का कोई निशान नहीं। रात में अच्छा भला घर में सोया था और सवेरे पुलिया पर लाश मिली। जहाँ लाठी फवारे या सीधे बंदूक से मारने का रिचार्ज हो, वहाँ ऐसी रहस्यमय मृत्यु बेहद सनसनी पैदा हो रही थी सबके मन में। पुलिस वालों की ऐसी चस्ती तो गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखी। शायद पिछली घटना का सबक भूले नहीं थे अभी तक। इधर खबर पहुंची और तुरंत थानेदार साहब अपने कांस्टेबलों को लेके मौके पर हाजिर। जाने कितने लोगों के बयान हुए। लाश सबसे पहले किसने देखी, किस हालात में देखी? बीसू की पूरी जन्मपत्री खोली। कब इसने क्या कहा, क्या किया? इसकी दोस्ती, इसकी दुश्मनी, इससे मिलने जुलने वाले की ज़िंदगी की पूरी डायरी, जो शायद बीसू कभी नहीं लिखता। पुलिस लिख कर ले गई, लेकिन लाश के जाते ही एक अजीब तरह का सन्नाटा छा गया वहाँ। तनाव भरा सन्नाटा। गांव के पूरब एक बड़ा सा अखाड़ा है, जुम्मन पहलवान का, जिसमें 30-40 पट्टे लाल लंगोटे बांधकर वर्जिन जिस करते रहते हैं रात दिन।
डंड पेलना, लाठी भाजना, मुगंदर घूमना, कुश्ती लड़ना, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। शाम के समय काम से लौटते हुए कुछ देर खड़े होकर तमाशा जरूर देखते हैं। ये अखाड़ा गांव वालों के मनोरंजन का केंद्र भी है और आतंक का स्रोत भी। इसी अखाड़े की आबादी जब अपनी तेल पिलाई हुई लाठियां लेकर गांव के गली बाजारों में उतरी आती है, तब सारे गांव वालों को सांप सूंघ जाता है और सबकी जीभ तालू से चिपक जाती है। जैसे ही 20 की लाश चीर फाड़ के लिए जहर आई, अखाड़े की ये लटेत गद लगाने लगे हैं गांव में। उसके बाद लोगों के मुंह के ओहे भले ही निकलती रही है, बात नहीं निकली। बिच्छू के मरने का तरीका चाहे ना समझ में आ रहा हो, पर मरने वालों का नाम शायद सबके मन में बहुत साफ था। नाम भी, कारण भी, व केवल मन भी। बयान के समय जवाब पर कोई नहीं आया, बिच्छू का बाप भी नहीं। लेकिन आज दोपहर से ही गांव में एक नई चहल पहल से भर गया है। भोपू लगी, जीप गली गली उहारती फिर रही है। आज शाम 6 बजे हरिजन भाइयों के हमदर्द दोस्त भी सुकुल बाबू आप लोगों से बातचीत करने आएंगे। विशेषर की मौत का सरासर जुल्म है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए और सुकुल बाबू की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर बिशु की मौत का जवाब तलब कीजिए। शाम 6 बजे। लग रहा था जैसे बिशु हीरा का बेटा नहीं, सुकुल बाबू का अपना बेटा है और उसकी मौत का दुख उनका अपना दुख है, जिसे बांटने के लिए ये गांव वालों की याचना कर रहे हैं। 4 बजे तक गांव एक अच्छे खासे आयोजन के लिए तैयार हो गया। मैदान में 2 तख्त जोड़कर मंच बना दिया गया। मंच पर गद्दा बिछ गया, गांव तकिए लग गए, बस उस पर विराजने के लिए सुकुल बाबू का काया की प्रतीक्षा है। कोई 100-150 नए चेहरे भी गांव में उतर आए हैं। जोरावर की ओर से कोई गड़बड़ी तो हो बचाव करेंगे, नहीं तो मजमे की संख्या ही बढ़ाएंगे। कल के अखबारों में यह तो छप सकेगा कि सुकुल बाबू का भाषण सुनने के लिए जनता उमड़ पड़ी। आज कुर्सी पर नहीं है तो इससे क्या, कोई मामूली हस्ती तो नहीं है सुकुल बाबू। गांव की मायूसी से मुरझाई बच्चों के चेहरे खिल उठे। उन्हें मेले जैसे मजा आ रहा था। पहले जीप के पीछे पीछे दौड़ते रहे, अब कागज के भोपू बनाकर खुद चिल्लाते फिर कह रहे हैं यह मौका गर्मी की वजह से आया है या खुशी की वजह से, उन्हें कोई मतलब नहीं। उनके लिए एक नया सगल हो गया है। ठीक 6 बजे सुकुल बाबू की एम्बेसडर डाकगांव में प्रवेश कर गए। समय का पाबंद है सुकुल बाबू। 2 गाड़ियाँ और भी आई है और 3 जीप, और सब लोग धड़ाधड़ उतरे। पार्टी की ओर से स्वागत करने के लिए पहले से ही तैयार है लोग, कुछ लोग, पर स्वागत सूखे अभिवादनों से ही हुआ है। मालाबाजी एकदम नहीं, मौका गम का जो था। इन छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सब लोग मंच पर चढ़े। सुकुल बाबू को चाल विशेष रूप से धीमी है। कुछ तो उनके शरीर का भारीपन आड़े आता है, कुछ आज का यह मातमी मौका। ऊपर चढ़कर अभिवादन की मुद्रा में उन्होंने हाथ जोड़े। नजरों ने संख्या का अनुमान लगाते हुए भीड़ का विस्तार को अपने में समेटा। माजमा ठीक से जुड़ गया का भाव चेहरे का संतोष की हल्की सी परत पोंछ आया। बस सारा आयोजन शांति से हो जाए और उनकी बातों लोगों तक पहुंच जाए। इस घटना से लोगों के दिमाग जरूर उसकी ज़मीन जैसे हो रहे होंगे, जो वर्षा के स्पर्श मात्र से फूट पड़ने को तैयार रहती है। आज वे ऐसी वर्षा करके जाएंगे कि फसल उनके हिस्से में ही पड़े। मन ही मन उन्होंने उंगली में पड़े नीलम को नमस्कार किया और मत चूमे चौहान के भाव से माइक संभाल लिया। बोलते अच्छा है सुकुल बाबू, विद्रोही को काटने का माहिर। गला साफ करके आवाज़ को साध कर उन्होंने बोलना शुरू किया। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आपके दुख में शामिल होने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। दुख तो आप लोगों पर इससे पहले भी पड़ा था और इससे कहीं अधिक दुख पड़ा था। वह दुख शब्द तो बड़ा हल्का है उसके लिए। सरेआम इतना जुल्म, ऐसा अमानुषिक अत्याचार सुना था तो तिल मिला गया था भीतर ही भीतर। और आज तक किसी
को कोई सज़ा नहीं हुई। क्षणिक विश्राम। क्या दोष था इन हरिजनों का? यही ना कि सरकारी रेट पर मजदूरी मांग रहे थे। गुनाह था यह, पर शायद था, तभी तो जिंदा जला दिए गए। और उन्होंने चलाया, उन पर कोई उंगली उठाने वाला तक नहीं। बेचारे बिशु ने उंगली उठाने की कोशिश की तो हमेशा के लिए चुप कर दिया गया। अब होगी किसी की हिम्मत जो क्यों भी कर जाए? हो ही नहीं सकती। पुलिस गवाही लेने आई तब भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सच बता दे, कह दे। जानते हैं, सच बोलने ही गला दबा दिया जाएगा, और जहाँ सच का ही गला दबता है वहाँ न्याय की उम्मीद की जा सकती है। भूल जाइए, आपको कभी न्याय मिलेगी। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए शुक्ल बाबू ने मजे में की ओर देखा और माजमा चुप बैठा था। सोने सपाट चेहरे के लिए शुक्ल बाबू ने बात आगे बढ़ाई। बयान लेने का नाटक तो ही हो गया, और इस समय बहुत मुस्तैदी से भी हुआ। अब मामला गहरी छानबीन के लिए पहुंचे अफसरों के हाथ में सौंप दी जाएगा, जो कभी किसी नतीजे पर पहुंचते ही नहीं। कम से कम चुनाव तक तो नहीं पहुंचेंगे। आप लोग मरे या जिए, इन्हें तो चुनाव जीतना है हर हालात में, और चुनाव जीतने के लिए गांव के धनी किसानों को वोट भी चाहिए और पैसा भी। इसीलिए अभी उनकी हर जायजी पर, हर अन्याय पर पर्दा डाल जाएगा, उन्हें बचाया जाएगा। इसीलिए अच्छी तरह जान लीजिए कि इस हत्या के लिए कुछ नहीं होने जा रहा है। कौन करेगा? पंचायत इनकी, पुलिस इनकी, और अब तो विश्वास भी हो गया है कि आपको कि सरकार भी इन्हीं की है। तब कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? आपको न्याय दिलाने के लिए, आपका हक दिलाने के लिए कौन आएगा? शुक्ल बाबू ने तेन से लिपटा हुआ प्रश्न मजमे के बीच उछाल दिया। इस उम्मीद से भरे भारी प्रतिक्रिया होगी उनकी बात की, या उनके नाम के नारे ही लग जाए। पर वैसा कुछ हुआ नहीं। बस एक कोने में बड़ी रियायती सी आवाज़ आई। क्या बताई? हमार दुख मुला कोई नहीं जानता कि तभी बगल से खड़े आदमी के हाथ की लाठी को ज़मीन में ठोका तो यह रियायती आवाज़ भी डूब गई। तब शुक्ल बाबू ने आवाज़ की और भी ऊंचा बढ़ाकर चेतावनी देते हुए कहा, गांठ बांध लीजिए कि यह सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने जा रही। इसे लगाव आपसे नहीं, आपकी कुर्सियाँ से है, और कुर्सियाँ का तगजा यही है कि अभी ऐसी बातों का गोलमोल करके ही छोड़ दो। कुर्सी और इंसानियत में बैर है। इंसानियत की खाद पर ही कुर्सी को पाए अच्छी तरह जमते हैं। मझ में एक सिरे में जहाँ नए नए चेहरे वाले लोग बैठे हैं, तालियां बजाने लगी। शांत रहिए, शांत रहिए। उस जरा से शौक के लिए शुक्ल बाबू ने ऐसा कहा जिससे भारी शोर मच रहा हो। फिर अपनी बात जरा रखते हुए कहा, चुनाव जीतने के लिए सारा जोर लगा दिया है सरकार ने, पर मैं पूछता हूँ क्यों? मैं तो हारा हुआ आदमी हूँ, मुझसे भला कैसा डर? अरे जनता से भरोसा करके आपको कुर्सी पर बैठाया, और कुर्सी पर बिठाकर आपने जो कुछ किया जनता के हित में ही किया होगा। फिर डर काहे का? काहे सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद कहने लगे हैं हो? क्षणिक विश्राम। इस हारे हुए शुक्लवा से डरने की ज़रूरत नहीं, पर भगवान से ज़रूर डरो। इन बेजवान बेगुनाहों पर इतना जोर जुल्म मत करो। मजबे में हल्की सी सुनसुनाहट होने लगी तो शुक्ल बाबू के चेहरे पर चमक और आवाज़ में तेज़ी आ गई। मैं मानता हूँ कि हमसे गलतियाँ हुई। आपने दिखा दी कि हमने मान ली, क्योंकि जनता कभी गलती ही नहीं करती। इस सरकार ने आपकी सुख शांति उन्नति समृद्धि के लिए बड़े बड़े आश्वासन दिए। हम आश्वासन हुए क्योंकि जनता के कल्याण में ही हमारा सुख है। सभा एकदम संबंध। सच मानिए, मुझे यदि लगता है कि इस सरकार के हाथों में आपका भला ही भला होना है तो आज आप लोग मुझे यहाँ कभी नहीं पाते। इस सत्कारी में दास साहेब का सहयोगी ना बनकर विद्रोही बनूं।
इतना नीच नहीं हूँ, पर बातें कुछ और कम कुछ। दिन दहाड़े इस जुल्म को क्या बर्दाश्त कर लूँ, इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ। क्षणिक विश्राम। यह मत सोचिए कि मैं यहाँ आपसे वोट मांगने आया हूँ। एक बार हारने के बाद अब हर जीत का अंतर ही मिट गया मेरे लिए। हाथ में लाठी लिए हुए 25-30 आदमी मजमे में इधर उधर बिखरे हुए थे। उन्हीं में से एक बोला, तो कौन हरीम बोले रहा खड़े होने को? सुलूट बाबू सिट पिटाए नहीं, तुरंत ही जवाब पकड़ाया, तेज से के साथ खड़ा हुआ। आप लोगों का हक की लड़ाई लड़ने के लिए, बीसू की मौत के हिसाब पूछने के लिए। बात केवल बस बीसू की मौत की नहीं है, यह हम सब लोगों ने जिंदा रहने का सवाल है, अपने पूरे हक के साथ जिंदा रहने का। यह मौत कुछ हरिजनों का ही, यह एक बीसू की ही नहीं, आपको जिंदा रहने का हक की मौत है। आपका यह हक जरा सा स्वार्थ के लिए गांव की धनी किसानों को बेच दिया गया है, और यही हक मुझे आपको वापस दिलाना है। जुल्म ने आप लोगों के हौसले तोड़ दिए हैं, इसीलिए मैं लगा आपकी यह लड़ाई आखिरी दम तक लगा। आप लोग साथ दोगे तो भी, नहीं दोगे तो भी। सुकुल बाबू जिंदाबाद, हरिजनों का हमदर्द जिंदाबाद। उसी कोने से नारे लगाने लगे। बाकी लोग नारे लगाने के बजाय नारे लगाने वाले को देखते रहें और लाठीधारी अपनी अपनी लाठियां जमीन पर टकटकाते रहें। पर मजबे में और काफ़ी सरगर्मी फैल गई और लोगों के चेहरे पहले की तरह सूने और सपाट नहीं रह गए। सुकुल बाबू ने आवाज़ और अदा बदलकर बड़ी नाटकीय मुद्रा में कहा, आप लोग मुझसे नाराज हुए, हक था आपका, पर बदले में मैं भी नाराज़गी दिखाता तो गुनाह होता मेरा। कैसे भूल सकता हूँ कि 10 साल तक आप लोगों का होकर रहा हूँ। आप लोग के लिए हक है आप लोग का मुझ पर, और अब हक आज़ादी का अवसर आया है तो यह सुलगवा चुकेगा नहीं। चुके तो जूते मरिए उसके मुंह पर। क्षणिक विश्राम। मुझे दास साहब से न्याय मांगना है, बातें और आश्वासन नहीं। 9 आदमियों को मारने वाला मुजरिम चाहिए, 20 को मारने वाला हत्यारा चाहिए। तभी एक कोने से कुछ गोलमाल होने लगा। बात कुछ ठीक से समझ में नहीं आई, उससे पहले ही दूसरे कोने से फिर नारे लगने लगे, और धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सुकुल बाबू जिंदाबाद। और तय हुआ कि अगले हफ्ते ही कोई दिन तय करके एक जुलूस दास साहब के यहाँ आएगा, जिसका नेतृत्व सुकुल बाबू करेंगे। माजमा उखाड़ने तक लोगों को काफ़ी उत्तेजना आ गई थी और सुकुल बाबू को लगा कि उसका तालमेल लोगों के साथ बैठ गया। बड़े संतुष्ट और गद्गद से सुकुल बाबू गाड़ी पे बैठे। उसके सहयोगी बिहारी भाई ने कहा, आखिर आपने रंग जमा ही दिया सुकुल बाबू। हाँ, सुकुल बाबू मन में फिर आंकड़ों का उछल दिया। जोरावर वाले दल का वोट तो गए, करीब 45% वोट है। जोरावर ने एकदम बंधे बधाए, एक नहीं फूटने का उसमें से। अब बचे हुए सारे वोट अपने पक्ष में करने पड़ेंगे, तब बात बनेगी। पर नीच जात वालों का कुछ भरोसा नहीं, घेर खार कर लाने पर भी कुछ तो वोट देने आएंगे ही नहीं, और जो आएंगे उनका कब रुख बदल जाए और वे कब फूट ले, कुछ ठीक नहीं। ससुरों का अब सारे हरिजनों और बीसू की जात वाले एकजुट होकर सुकुल बाबू के साथ नहीं आए तो बहुत महंगा पड़ जाएगा यह भाषण। और सुकुल बाबू को लगने लगा कि गांव वालों की ओर से जैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए वैसा हुई नहीं। उनकी पार्टी के लोग ही थे जो थोड़ी गर्माहट फैलाए हुए थे, बाकी लोग तो दबे सामने से बैठे थे। लाठियां लिए 10-20 लोग जो दिखाई दे रहे थे जरूर जोरावर के आदमी रहे होंगे। उन्होंने अपनी ओर से कोई गड़बड़ नहीं की, पर माहौल को गर्म भी नहीं होने दिया। इससे तो साले कुछ कर देते। खलबली भी मचती और मजमे का रुख अपने आप उनकी तरफ हो जाता। लगता है आतंक तगड़ा है जोरावर का, वरना अपने हित की बात पर ही ऐसे बेजान होकर बैठे रहें। बड़े बोदम तो अब नहीं रहे गाँव वाले, बल्कि कहना चाहिए शहरियों के कान काटने वाला चतुराई आ रही है।
उसमें आजकल पिछले साल इन्हीं ने कान काट कर रख दिए थे उनकी अपनी हथेली पर। एकाएक कुछ ख्याल आया। सुकुल बाबू को ड्राइवर से बोले, गाड़ी वापस घुमा। गाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने पूछा, किधर चलें? विशु के घर तो गए ही नहीं। उनका बाप तो सभा में नहीं आया होगा शायद, और आया भी हो तो घर जाकर मिलने और दिलासा देने का और भी असर होता है। गाँव वालों को इन छोटी छोटी बातों की बीक जाती है बेचारे। गाड़ी वापस आई। देखकर बिखरे मजमे में कुछ लोग फिर सुकुल बाबू के इर्द गिर्द जमा हो गए। 2 लटेत भी मजमे के साथ आ खड़े हुए, वैसे चुपचाप, पर उनके तेवर पर एक प्रश्न बहुत साफ लिखा हुआ था। घंटे भर बकवास कर ली, अब और क्या बाकी रह गया है जो फिर पटक आए। लेकिन अब सुकुल बाबू का मनसा मालूम हुई तो दलदल का सुकुल बाबू के साथ चल पड़ा। गाड़ी जाने का सवाल ही नहीं था। उस रास्ते से 100 पदयात्री करनी पड़ी। जुलूस के रूप में सब हीरा के घर पहुँचे, पर बेकार हो गया जाना। घर पर केवल 2 बच्चे ही मिले। पूछने पर बोले, दादा और माँ शहर गए हैं, माँ से ही रात में लौटेंगे। शहर किसके साथ, क्यों? एकदम ढेर सारी शंकाएं उभर आई सुकुल बाबू के मन में। कहीं दास साहिब ने ही ना बुलाया हो, इधर भाषण ही देते रह गए हो और उधर उन्होंने दूसरी ही घुट्टी पिला दी हो। क्या जाने बिंदा जीजा ले गया है। कौन बिंदा जीजा? रुकमा जीजा वाला? खैर, पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बिंदेश्वरी 20 के खास दोस्त है। आदमी पढ़ा लिखा जरूर है, पर बेहद बदतमीज और बेईमान। सुकुल बाबू थोड़ा ठनठनाते माथे से गाड़ी पर लौटे। विशु के घर पर बाप मिलना चाहिए था। वे आखिरी विशु की गमी में ही आते थे। कल से ऐलान करवा दिया था, उसके बावजूद कमबख्त शहर चला गया। इन देहातियों का कोई भरोसा नहीं, किस करवट बैठे। आज उसके सुकुल बाबू को पुरानी बात सुननी चाहिए थी। बातें ना भी सुनता तो कम से कम उन्हें अपने घर आया तो देखता। खैर, गांव वालों ने तो देखा ही है, कैसे इतने दूर पैदल चलकर वे आए। गांव वालों पर तो जरूर इसका असर हुआ होगा। लेकिन खा पी कर लेटे तो दिमाग के एक कोने में टंगा हुआ यह प्रश्न फिर खुदरने लगा, विशु के माँ बाप शहर क्यों गए, वह भी खास उस दिन जब उनका भाषण था। जरूर दास साहब ने नहीं कोई चाल चली होगी। इस बार दास साहब की हर चाल की जवाबी चाल उन्हें देनी चाहिए और चलनी चाहिए, और वह भी संवारी चाल। यह मौका गया तो फिर 4 साल बाद कोई उम्मीद नहीं, और 4 साल अब तो सब तरफ जैसी हालात हो गई है, उसमें 4 दिन का भरोसा नहीं। उंगली आंखों के सामने लाकर मुकुल बाबू मुंद भाव से नीलम को देखते रहे। बस अब तेरा ही भरोसा है, तू ही पार लगाना। फिर बैठे और सीधे बैठकर जोर जोर से एक मंत्र का जाप करने लगे। नींद अच्छी आती है इस जाप से। जिस समय गांव में पूरे जोश खरोश के साथ सुकुल बाबू अपना भाषण दे रहे थे, दास साहब सचिवालय से लौटकर घर में अपना ऑफिस खोले बैठे थे। नियम है उनका, रात के 9 बजे तक वे जरूर अपने घरेलू ऑफिस के काम से कमरे में बैठते हैं। कबीले गैर फाइलों को वे वहीं देखते हैं। फाइलें निपटाने की अपनी मुस्तैदी के लिए बड़ा यश है दास साहब का। उनका विश्वास है कि काम वही अच्छा जो अपने हाथों से हो और अपनी नज़रों के नीचे हो। दफ्तरों और अलग अलग महकमों में फैली काहली और गैर जिम्मेदारियों पर मन बड़ा क्षुब्ध रहता है दास साहब का, और चाहते हैं कि केवल उपदेश ना देकर वरन अपना उदाहरण सामने रखकर नसीहत दे लोगों को। बापू यूं ही कितने बड़े देश को अपने हाथ से त्याग के रास्ते पर चलकर नहीं ले गए थे, पहले खुद चले थे उस रास्ते पर। आस्था से कई बात और आस्था से किया काम दूसरे तक ना पहुंचाया उसने। यह हो ही नहीं सकता। नहीं पहुंचाता तो समझो कहीं तुम्हारी अपनी आस्था
में कमी है। बापू की हर बात, हर आदर्श को गांठ बांध कर रखा है दास साहब ने। तभी चापरासी के आकार सूचना दी। दाता साहब आए हैं मसाल वाले, और बड़े अदब से दत्ता बाबू का कार्ड पेश कर दिया। कुछ क्षणों के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दास साहब के चेहरे पर लगा जैसा चेहरा तो ऊपर उठा लिया है, पर दिमाग कहीं फाइलों में ही अटका रह गया है। चापरासी हुक्म की प्रतीक्षा में बुत बना खड़ा रहा। कुछ सोच में पड़ गए दास साहब। सामान्यतः वे इस समय विशेष प्रकार के लोगों से ही मिलते हैं। दास साहब ने ही तो बुलवाया था दत्ता बाबू को। ठीक है, ले आओ अंदर। सोच में तो से उभरे तो आदेश दिया। फिर एकाएक जैसे कुछ याद आया, बोले, और सुनो, रत्ती से कहना कि 5-7 मिनट DIG से फ़ोन पर बात करवा देगा। चपरासी बाहर निकला तो दास साहब ने फाइलें बंद करके एक और सरका दी। फाइल मेज पर से ही नहीं सरकी, दिमाग और चेहरे पर भी सरक गई। जुलूस है दास साहब का, जिससे भी मिलो पूरी तरह से मिलो। यही नहीं कि दिमाग से कहीं और अटका है और आने वाले को करके टकरा रहे हैं। यही समय है तो साफ मना कर दो। साफ कोई में विश्वास रखते हैं और दूसरा को अभी उसकी उपेक्षा करते हैं। दत्ता बाबू घुसे को एक ही मुस्कुराहट में अपने स्वागत भी कर दिया और अभिवादन का जवाब भी दे दिया। फिर हल्के फुल्के ढंग से कहा, आइए दत्ता बाबू आइए। पर इस समय कैसे? दत्ता बाबू हल्के से सकपका गए। उसका बढ़ता कदम एक क्षण को वहीं थम गया। तब लगा जैसे गलत समय पर आ गए हो। थोड़ा हचकचाते हुए बोले, जी वो आपको याद फरमाया था कल लखन बाबू ने। दत्ता बाबू का सकपटाहट भाप गए दास साहब। उन्हें सहज बनाने के लिए बोले, हाँ भाई हाँ, मैंने ही मिलने के लिए बुलवाया था। आप लोग भले ही भूल जाएं, पर मुझको तो सबका ही ख्याल रखना पड़ता है, सबकी ही खैर खबर लेनी पड़ती है। नहीं नहीं, कैसी बात फरमा रहे हैं? भला ऐसा कभी आप हुक्म करते? शब्द नहीं सूझ रहे हैं दत्ता बाबू को। दास साहब ने ही उभरा कोई 5-6 महीने हुए इंटरव्यू के लिए समय मांगा था आपने, नहीं दे सका था। समय का अभाव की बात तो अपनी जगह ही थी, पर मैं चाहता ही नहीं था। जी, भोचक भाव से दत्ता बाबू चेहरे देखने लगे दास साहब का। योजनाएं हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मेरे शासनकाल में ये होगा वो होगा, यही सब। पर यह गा के गी वाले भाषण मुझसे बोली नहीं जाती। अरे भाई, पहले कुछ कर दो, फिर उसे पर बात करो। दूसरों से भी बात करने को कोई कहो, आलोचना करने को कहो। जी, वो बात ऐसी ही है। मैं आना तो अब क्या बताऊं, मैं उहालना दे नहीं रहा। जानता हूँ काम बढ़ गया है आप लोगों का। अब बीच में तो यह स्थिति है कि बनी बनाई खबर आ गई, ऊपर से और छाप दी। आप लोगों के लिए कुछ काम ही नहीं रह गया था। फिर जरा ठहर कर बोले, प्रजातंत्र में अखबार पर पाबंदी हो, सो अशोभनीय स्थिति लगती है यह। दत्ता बाबू को जैसे बढ़ावा मिल गया। अखबार बंद हो जाने का भड़ास निकालने का मौका आ गया। भबक कर बोले, अशोभनीय? मैं कहता हूँ काले अक्षरों में लिखा गया इन शर्मनाक जयजातियों का इतिहास गला घोट कर रख दिया था सबका। मैं तो नाना दत्ता बाबू, अंकुश लगा दिया दास साहब ने। आपका इस तरह टिप्पणी करना भी कोई खास शोभनीय नहीं है। आप लोगों ने जो भूमिका अदा की उसे किन काले अक्षरों में लिखेंगे? आप चपलोसी और जी हुजूरी की भूमिका तो नहीं है अखबारबाजियों का। दत्ता बाबू की सांस भीतर से खींच रह गई। दत्ता साहब ने पूरी नज़र को देखते हुए कहा, फिर आज अखबार की अश्लीलता का आरोप पर बंद हुआ था, सो भाई बात अधूरी ही छोड़ दी दास साहब ने। दत्ता बाबू की नज़रें जमीन की ओर खड़े थे। फिर किसी तरह साहस बटोरकर बोले, जी वो झूठा आरोप था असल में हमारे अखबार ने। अब मैं खैर छोड़िए, जो हुआ उस पर टीका टिप्पणी करना अच्छा लग सकता है,
पर उचित नहीं। उस सबके लिए मैंने बुलाया था नहीं है आपको। बेहतर है कि अब मौका मिला है, लोगों ने भरोसा करने कुछ जिम्मेदारियां सौंपी है तो उन्हें अच्छी तरह निभाइए, पूरी लगन और निष्ठा के साथ। हम लोग भी संकाश का विश्राम देकर एक एक क्षण पर जोर देते हुए वाक्य पूरा किया। आप लोगों ने भी। शब्दों में तो कुछ ऐसा नहीं था, पर पता नहीं दास साहब के लफ्जे में कुछ था या उसकी नज़रों में एकदम सख्ते में आ गए दत्ता साहब। मन ही मन याद करने लगे कोई गुनाह हो गया, पर दास साहब ने तुरंत ही उबार लिया। बड़े सहज भाव से पूछा, अब तो गला घोटने का एहसान नहीं होता है आपको? किसी तरह का कोई अंकुश तो नहीं मालूम महसूस होता अपनी बात कहते समय? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पर इतनी सी बात कहते समय आवाज़ घुटी घुटी क्यों निकल रही है दत्ता बाबू की? सहज नहीं हो पा रहे थे। खुलकर टिप्पणी कीजिए, हम गलती करें तो खुलकर निंदा कीजिए हमारी भी। दत्ता बाबू टुकुर टुकुर दास साहब के मुंह ही ताकते रहे। मैं तो भाई कबीर के दोहे का कायर हूँ और निदंत कायरे रहेंगे। रखिए प्रसंग से निस्तक ज़्यादा हतेसी होता है हमेशा। आपको सतपथ पर रहता है। आदमी एक बार इस गुर को समझ ले तो हमेशा के लिए भटकने से बच जाए। पर स्वभाव है आदमी का, प्रशंसा ही अच्छी लगती है उसे। हंस पड़े दास साहब। तो दत्ता बाबू ने भी राहत की सांस ली। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, बेकार ही इतना सिटपिटा गए थे वे। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। दास साहब ने चोंगा उठा लिया। हूँ, कौन? सिन्हा? हाँ बोलो। देखो सिन्हा, मैं चाहता हूँ कि चेहरा कुछ तजबे लगा दास साहब का। देखो भाई, तुम मामले की तक जाओ और दूध का दूध और पानी का पानी कहो। यह तो काम है तुम्हारा, समझे? देखो सिन्हा, मैं चाहता हूँ कि घटना का सही तहकीकात हो। कोई क्या कहता है इसकी चिंता मत करो। मेरे कहने की भी चिंता मत करो। बस अपना फर्ज निभा ईमानदारी और सच्चाई के साथ। सो तो होगा, इससे कौन रोकता है? और देखो, किसी अफसरों को भेजकर फिर से बयान लेने के लिए कहो। सुना है लोग ने डर के मारे सही बयान नहीं दिए। फिर आवाज़ से हल्की सी सुक्ति लाकर कहा, पुलिस के सामने जनता को अधिक सुरक्षित महसूस करना चाहिए, अतिरिक्त नहीं। जनता यदि डरती है तो कलंक है यह पुलिस वालों के लिए, मेरे लिए भी। यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर आदेश देते से बोले, जाइए, जैसे भी हो भरोसा कीजिए दीजिए, निडर बनाइए कि वे सच बात कहें। ऐसी घटनाएं और पुलिस ठीक ठाक पता न लगा पाए तो मतलब ही हुआ पुलिस का। इससे तो बेहतर है कि आप और भी इस्तीफा देकर बैठ जाएं। नहीं, अपना दोस्त दूसरे पर मरने का काम नहीं चलेगा। जनता बयान नहीं देती तो क्या, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, मैं बहाने नहीं, काम चाहता हूँ। पिछली बार की बात बर्दाश्त कर गया, पर इस बार यदि मुजाहिर नहीं पकड़ा तो मैं सजा आपको दूंगा, अपने को दूंगा, समझे? हाँ, यह नहीं ना कुछ बात। अच्छा, तुम एक काम करो, कल शाम को फाइल लेकर मेरे पास आ जाओ। मैं खुद देखूंगा। इन छोटी छोटी बातों को लेकर गांव वालों को तनाव हो यह ठीक नहीं। 3-4 दिन में मैं भी जा रहा हूँ, वहाँ बात करूँगा लोगों से, पर जाने से पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए बाकी की। दास साहब ने फ़ोन रख दिया और दोनों हथेलियों में अपना सिर थाम लिया, लगा जैसे कि गहरी चिंता में डूब गए हो। दत्ता बाबू बेचारे इस दौरान अजीब से पेश में बैठे रहे। समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ बैठे रहना सही भी है या नहीं, और नहीं है तो जाए भी कैसे। पर कुछ क्षणों में दास साहब ने अपना चेहरा उठाया। क्षण भर पहले के तनाव, परेशानी और सख्ती से कहीं नामो निशान भी नहीं था। वह सहज संकट भाव, शांत गंभीर मुद्रा। डीआईजी सिन्हा का फ़ोन था, बड़ी लापरवाही से दास साहब ने कहा। दत्ता बाबू के चेहरे में असमंजस का भाव पूता हुआ था और कौतूहल और भी आ मिला। जी, कोई खास बात? बातचीत से अनुमान तो लगा लिया था दत्ता बाबू ने। फिर भी पूछो। पर पूछते ही एक विचित्र से संकोच भी
पड़ गए। पता नहीं यहाँ बैठकर यह पूछना उनके अधिकार की सीमा में ही भी या नहीं। दास साहब की नज़रें जानकर सुनी में टांग गई और दत्ता बाबू असमंजन में बैठे रहे। थोड़ी देर में दास साहब अपने में लौटे और दत्ता बाबू के प्रश्न का सूत्र पकड़कर ही बोले, खास क्या वही सरोहा वाली वारदात मालूम होगा आपको तो? जी हाँ, वो विशेषा नाम की किसी नौजवान की हत्या का मामला। चुस्ती सी भर नज़र में देखा दास साहब ने दत्ता बाबू बीच में ही थम गए। हत्या का प्रमाण मिल गए आपको? सख्त सी आवाज़ पूछा दास साहब ने। नहीं, वह तो वहाँ के लोग नहीं, विद्रोही पार्टी के लोग। यही तो कह रहे हैं डीआईजी की घटना वाले दिन के सारे बयानों का नतीजा कुछ ऐसा निकल रहा है कि लड़के ने आत्महत्या की है और शुक्ल बाबू के लोग दूसरे दिन से वहाँ चिल्लाते फिर रहे हैं कि हम इस हत्या का जवाब चाहिए। अभी कोई घंटा भर पहले सभा करके धुआंधार भाषण दे दिया शुक्ल बाबू ने। पुलिस का रिपोर्ट आई नहीं, उनकी रिपोर्ट आ गई। दाता बाबू थोड़े असहज हो चले, फिर भी खैर मनाते रहे हैं कि मसाल के अंग अभी नहीं निकला, कल निकलने वाला है और उसमें से हत्या का भी बात लिखी हुई है, बल्कि हेडलाइन ही है वो। ठीक है भाई, तुमको चुनाव जीतना है, पर लोगों की शांति और आपसी सद्भावना पर मत जीतो। होगा क्या, गांव के पहले ही तनाव है और बढ़ जाएगा। आपस में ही मारकाट मचेगी और इन सब का परिणाम पिसेगा बेचारा गरीब का सब तबका। सपने लोगों को जैसे तैसे बच ही जाते हैं, पैसों के जोर ताकत के जोर से। मरता तो गरीब ही है ना। नहीं, दास साहब की आत्मा जैसे चित्कार कर उठी। यह तो गरीबों की कब्र पर अपना महल खड़ा करने की बात हो गई। दास साहब की आवाज़ दुख और सोम से भींग उठी। चेहरे पर भी विभात की हल्की सी छाया पुनः गई। दत्ता बाबू ने भी प्रयुक्तता से दास साहब के चेहरे में थोड़ा सा विषाद लेकर अपने चेहरे पर पोत लिया। तता करके अपनी चिंता प्रकट कर दी। दुहाई गरीबों का सब देते हैं, पर उनके हित की बात कोई नहीं सोचता। जनता को बांटकर रखो, कभी जात की दीवारें खींचकर तो कभी वर्ग की दीवार खींचकर। जनता का बांटा बिखरापन ही तो स्वार्थी राजनेताओं की शक्ति का स्रोत है। कुछ गलत कह रहा हूँ मैं? दत्ता बाबू ने बड़ी मुश्किल से थूक निकला। बेचारे समझ नहीं पाए कि किन शब्दों में दास साहब की इन ऊंची बातों का समर्थन करें, पर दास साहब को अपने समर्थन की उपेक्षा भी नहीं थी। गहरी निष्ठा से उपजी हुई बातें बाहरी समर्थन की मोहताज नहीं होती। कभी कभी पराकाष्ठा में दास साहब कुछ दार्शनिक हो जाते हैं दास में। लेकिन मैं क्यों किसी के विवेक अविवेक पर टिप्पणी करूं? बस अपने कर्तव्य पर चल सकूं और अपनी आत्मा की आवाज़ को कभी अनसुना ना करूं, यही बहुत है मेरे लिए। गीता से एक यही तो सीख ली है मैंने। और आंख मूंदकर मन ही मन जैसे गीता को नमस्कार किया। दास साहब ने दोबारा जब आंख खुली तो ना चेहरे पर परेशानी थी, ना निषाद, ना आरोप। लगा जैसे गीता के क्षण भर में ही सब कुछ पोंछकर उसके अपनी गरिमा लौटा दी उन्हें। वही सौम्य शांत संयत चेहरा। सारे प्रसंग को स्थानित करके उन्होंने नए सिरे से बाबू को साथ जोड़ा अपने को। खैर छोड़िए, आप तो मैं ही पूछ रहा हूँ कि अब तो किसी तरह से कोई पाबंदी, कोई आक्रोश तो नहीं महसूस होता आप लोगों का? होता है तो साफ कहिए, सब गाई का आदर करता हूँ मैं। दत्ता बाबू कुछ कहते उससे पहले ही दास साहब फिर चालू हो गए। पिछली सरकार के कुछ अखबारों को विज्ञापन ना देने का आदेश दे रखा है सरकारी महकमों ने। सही बात कहने का साहस दिखलाया था इन अखबारों ने, उसी की सजा थी यह शायद। पर भाई, मेरे साहस को भी पुरस्कृत होना चाहिए। मैंने वे सारी पाबंदियाँ हटा दी। अखबारों पर किसी तरह की भी पाबंदी हो, प्रजातंत्र की हत्या है यह।
दास साहब एक क्षण रुके, अपनी बात की प्रतिक्रिया देखने के लिए दत्ता बाबू की ओर देखा। दत्ता बाबू चेहरे की अनंत श्रद्धा संभ्रम में लपटे बैठे थे। उसी भाव से लिपटा एक वाक्य निकला, जी, इस बात को कौन नहीं जानता। हम लोग दास बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, यह तो कर्तव्य था मेरा, इसे तो करना ही था। फिर जरा चेतावनी से स्वर्ग से बोली, अपने अखबारों को पूरा हक से मिल जाए। अब आप लोगों को पूरा कर्तव्य भी निभाना चाहिए, अपना देश के प्रति, समाज के प्रति और ख़ास करके इस देश का धर्म जनता के प्रति। बहुत भारी जिम्मेदारियां होती है अखबार वासियों के कंधों पर, और मैं चाहता हूं कि उसके प्रति पूरी तरह से सचेत हो सकूं। आप कहने के साथ ही दास साहब गर्दन में हल्का सा आगे करके एक नज़र से देखा दत्ता बाबू को। लगा जैसे नज़रों से ही जिम्मेदारियां की पट्टी सरकी और दत्ता बाबू के कंधों पे लद गई। जी, सही फरमाया आपने। फिर जिम्मेदारी का बोझ के नीचे दबे दबे ही पूछा, जी, मेरे लायक कोई हुक्म क्या? कुछ इस तरह का पूछा दास साहब ने जैसे कोई बड़ी सी प्रचलित और अनसुना सा शब्द सुन लिया हो। हल्की सी सख्ती के साथ बोले, दूसरे के हुक्म पर चलकर अपना वजूद रख सकेंगे आप? मैंने हुक्म देने के लिए नहीं, केवल आपका कर्तव्य बनाने के लिए बुलाया था आपको यहाँ। फिर आवाज़ से थोड़ा मुलायम बनकर कहा, चलता हूँ, कम से कम इस बार ये भाषा को भूल जाए आपका। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 अगले एपिसोड में आएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह उपन्यास अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। मेरे वाचन द्वारा आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या नहीं। आप लोग मेरी गलती को पूरी तरह से कमेंट करने के लिए छूट है आप लोगों का। आप लोग छूट होकर कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ सही। मैं उसे पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले एपिसोड भाग 2 में, क्योंकि उपन्यास थोड़ी सी नहीं बहुत लंबी होती है, जो एक एपिसोड में पूरा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बहुत ही नामुमकिन है। बहुत मुश्किल से पूरा होता है और होता है ये भी है तो 2-3-4 दिन लगाकर। खैर छोड़िए, मैं एक दिन पहला एपिसोड में इतना ही लाती हूँ, तो लेती हूँ आप लोगों से विदा।